हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये फिजिक्स का ही पेपर है, एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स का PYQ है। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे भी, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए इस पेपर में। तो देखिए, इन ए सर्टेन मास स्पेक्ट्रोग्राफ एन आयन बीम पास थ्रू ए वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर 12th क्लास में टॉपिक आता है भाई, जो वेलोसिटी नाम से ही पता चला है, वेलोसिटी को सिलेक्ट करता है। मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी भी जिसको वो सिलेक्ट करता है, बाकी को नहीं लेता। आगे देखो क्या करे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। द बीम देन एंटर ए रीजन ऑफ अनदर, इनके बाद वही बीम किसी अनदर मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि क्या बी डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसमें एंटर करती है। परपेंडिकुलर टू बीम, जो कि इसी बीम के ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ फॉलो बाय बीम इन दिस रीजन इज, अब ये इस रीजन में पहुंचा तो कर्वेचर ऑफ पाथ है, रेडियस जो कर्वेचर ऑफ पाथ बना उसका रेडियस पूछा गया। क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले कोई बीम है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर और वेलोसिटी सिलेक्टर का काम करे, वहां इसकी कंडीशन होती है वो बताऊंगी। उसके बाद इनसे निकल के वो बीम एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि फिर से परपेंडिकुलर मिलता है। बीम ऐसे चलती तो वो परपेंडिकुलर है उसके, तो उससे ये निकलेगा तो कोई पाथ होगा सर्कुलर टाइप, सर्कुलर ही है तभी रेडियस पूछा है। तो रेडियस पूछी गई भी, उसकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका और कंसेप्ट के साथ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं बताऊंगी किस तरह से सोल्व करना। तो 91 का क्वेश्चन है। देखो, एक होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब होता है जो वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर, ऐसे बोलें, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करता हो भाई, बाकी को रिजेक्ट कर दे या फिर रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी को रिफ्लेक्ट कर दे और एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी भी मैं वैल्यू दे दूँ। जैसे मैं कहूँ कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को तो सिलेक्ट करे और बाकी को रिजेक्ट कर दे, बाकी को रिफ्लेक्ट कर दे। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के जब मैंने सेट कर दी ना भाई 5 मीटर पर सेकंड वाली जानी चाहिए, तो सिर्फ यही पास होंगी। तो वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करता है, उसके लिए होता है। अच्छा, कैसे करता है, देखो इसके अंदर होता है E और B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो इसका मतलब फोर्स इक्वल लगाते हैं। सोच के देखो, फोर्स इक्वल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है QE और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है QVB sin थीटा, तो QV क्रॉस B। तो इसको मैं इससे काट दूंगी तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई E/B, ये होता है B। इसकी वेलोसिटी को सिलेक्ट करता हो कैसे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हों और इक्वल हों, इक्वल फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी इतनी आती, तो इस वेलोसिटी को वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे सेट किया जाता है, जैसे मैं कहूँ कि बीम जा रही x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड y में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में लगाना पड़ेगा, -z में। क्यों, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से जब डायरेक्शन निकालेंगे V क्रॉस B, तो देखो V करेंगे, वेलोसिटी इधर है तो V क्रॉस B। क्रॉस कैसे करते हैं, ऐसे फिंगर्स को, राइट हैंड थंब रूल इन डायरेक्शन ऑफ फिंगर कैसे करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेंगे और कर्ल करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन फोर्स वाली इसके अपोजिट आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है करके देख लेना राइट हैंड थंब से, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है -y डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड -y में लगाता मिलेगा। आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं और आपस में हमने इक्वल ली, क्योंकि इक्वल आने से ये वेलोसिटी है ये भी। ठीक है, तो बस इतना सा काम है। क्या किया, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इतनी वेलोसिटी की वो बीम को बस पास करेंगे जिसके पास वेलोसिटी है E/B का रेशियो जो भी आता है। फिर क्या किया, वो बीम किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में पहुंची B डैश में, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। और इसका मोशन मैं करवा चुकी भी, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो पार्टिकल कैसा मोशन करता है, ये मैंने वीडियो बना दी, सुन लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हो ना, तो वो जो पार्टिकल है उसको किस में मूव करवाता है, हमेशा सर्कल में। जब वो उसी की डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। जब पार्टिकल का एंगल 0 है ना तो कोई फोर्स नहीं लगाता मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट लाइन में जाता है। जब थीटा 90 है तो सर्कुलर मोशन करता है, ध्यान रखना। अब पार्टिकल पहुंचा सेकंड B में और उसने क्या किया, सर्कुलर मोशन किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है भाई, R ले लो डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये R हमें निकालना है। एक तो होता है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, R = होता है
mv/qb, ये बड़ा। बट आया कैसे, सब कुछ एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगी। फॉर्मूला तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा जब पता होगा आया कैसे। देखो कोई चीज़ सर्कुल में मूव करती है तो वहाँ पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। कौन से? एक तो सेंटीपिटल फोर्स लगता है mv²/r, और किसकी वजह से सर्कल हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है qvb sin थीटा, ठीक है। sin 90 क्या होगा 1। अब b की जगह हम b डैश यूज करेंगे क्योंकि सेकंड मैग्नेटिक फील्ड है ये बड़ा, तो v से v कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू देखो क्या आ गई, r इधर जाएगा बाकी इधर ले लो, तो mv/qb डैश, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू वेलोसिटी सिलेक्टर से हमने निकाल रखी है qb डैश, वेलोसिटी की वैल्यू रख दो e/b, ठीक है। तो ये बन गया भाई प्रोपोर्शनल में आंसर पूछा, तो मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हटा दो e/b डैश, ये आंसर आ गया। वेलोसिटी सिलेक्टर ने बस इतनी वेलोसिटी सिलेक्ट की, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में इसको सर्कुलर को घुमा दिया तो ये रेडियस निकाल लिया। एक कई बार इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछते हैं भी टाइम पीरियड बताओ जब वो उसमें सर्कल में घूमता है तो टी की वैल्यू क्या होती है, टी का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, कहीं गलत ना बता दूँ। पाई qb/2πm होता है, एक बार चेक कर लेना भाई। ये फॉर्मूले देखो इतने ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद हैं। तो टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला होता है qb/2πm, एक बार फिर भी देख लेना, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मैं श्योर नहीं हूँ भाई ऐसा ही था, पर कोई क्या पता थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो ठीक है। इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं, e/b डैश, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन था बस समझने का, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन से एक एक चीज़ को समझा ना, तो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तुम्हें। आगे देखो बाइंडिंग एनर्जी निकालना, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी, अच्छे से बता चुकी। हाफ लाइफ क्या होता है, एवरेज लाइफ क्या होता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, इस तरह के रेडियस जो निकालते हैं वो एक ही कितनी पावर पे डिपेंड करती है, वगैरह वगैरह, तो वो जरूर देख लें एक बार। देखो एक न्यूक्लियस है जिसका मास है, वो बता रहा है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर है भाई, उतने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन है। रेडियस अगर इफ द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज 3/2 टाइम्स स्मॉलर है एल्यूमिनियम वाले से, तो बाइंडिंग एनर्जी पूछी इसी न्यूक्लियस की जो ऊपर वाला दिया है इसने। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा रिलेशन दे के घुमा दिया भाई। कैसे? इसने बताया कोई भी एक न्यूक्लियस है भाई, ठीक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर, एक तो ये कंडीशन दी। दूसरी कंडीशन दी, इसकी जो रेडियस है ना वो है ना एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम का इसकी 3/2 गुना नहीं है भाई, 3/2 टाइम लेस है। देखो फर्क है दोनों में, 3/2 टाइम्स होता तो हम मल्टीप्लाई करते, 3/2 टाइम्स लेस है तो हम डिवाइड करेंगे। ये रिलेशन दे दिया, जो न्यूक्लियस निकालोगे उसका एल्यूमिनियम वाले के साथ। अच्छा फिर फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला होता है भाई r0 a⁻1/3। तो r0 इंटू में ए कितना दे रखा है एल्यूमिनियम के लिए, 27⁻1/3। तो r इक्वल टू हो जाएगा r0, 27 को क्या लिखूंगी 3 और ऊपर 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू आ गई भाई r0 और 3, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी यहाँ पुट करेंगे ताकि जिस अपने वाले न्यूक्लियस का हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है उसके अपने को प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल जाए। क्यों पता चल जाए, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ क्यों ढूंढने हैं हमें चीज़। देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ZMP प्लस में A-ZMN, ठीक है, माइनस में MN इंटू में C²। एनर्जी मास रिलेशन होता है mc², उससे आएगी, ठीक है। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, MP एक प्रोटॉन का मास, A-Z न्यूट्रॉन, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन, M कैपिटल N मास ऑफ न्यूक्लियस, दोनों में डिफरेंस से बाइंडिंग एनर्जी बनी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने, वो पता होनी चाहिए अपने को, तो फॉर्मूले पुट करेंगे। तो वो यहाँ से पता करेंगे, जो रिलेशन दे रखा ना भाई, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बेकार नहीं होती, वो काम की होती है, कहीं ना कहीं यूज होता है उसका। तो ये वाले भी यहाँ यूज कर दो। न्यूक्लियस का R निकालेंगे तो इस वाले का R कितना निकाला अपने ने 3r0, नीचे है 3/2, उसको 2/3 लिख देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाओ r0 a⁻1/3 किसके बराबर 3r0 इंटू में 2/3, 3 से 3 काट दो, r0 से r0 करके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, इसका क्यूब करो दोनों साइड, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 वैल्यू आ गई भी। a क्या होता है यहाँ पे मास नंबर, जो कि किसकी इक्वल होता है मास नंबर। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो इसकी वैल्यू 8 है और ये दोनों बराबर हैं, तो कितनी होगी, प्रोटॉन भी 4 और न्यूट्रॉन भी 4, आ गया ना वैल्यू। तो जो चीज़ गिवन है ना
उससे इन्फॉर्मेशन निकाल ली भाई। इसने एल्यूमिनियम की रेडियस के साथ रिलेशन दे रखा था, रेडियस का फॉर्मूला यूज़ किया। इसकी वीडियो जरूर देख लेना अगर जिस बच्चों को कम समझ आ रहा है तो, भी कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से क्या आया था। इसके रिलेशन से इसकी रेडियस तक पहुँच के हम ए तक पहुँच गए। ए से न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, वहाँ तक पहुँच गए। अब फॉर्मूले पुट कर दो, बस इसी में आंसर दे रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 आए, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 मिले, मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस में कैपिटल एन और सी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। तो मैं दिखा देती हूँ भाई, ये वाला फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो वो भी काम की होती है, ऐसे नहीं कि वो वैसे ही देते। अगला देखो आसान सा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल पे, प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट वीडियो इतनी आसान भी, इतनी आसान तरीके से मैंने समझाया। फॉर्मूला इसमें मुझे याद नहीं है, अब ये मान के चलेंगे ड्राइव करके भी मैं इसको आधा मिनट में निकाल दूंगी। देखो कैसे, ए एरो इज शॉट हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड, इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से टॉप ऑफ द टावर, टावर था टॉप पे, यहाँ से जिसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर, इतनी ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दे के इसको ऐसे, और कोई चीज़ फेंकी जा रही है तो वो कहाँ गिरेगी, वो गिरेगी ज़मीन पे ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्शन से, ठीक है। तो इसने पूछा भाई कितने टाइम में पहुँच जाएगी। अब मुझे याद नहीं, दो इन्फॉर्मेशन, अभी टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या बताया था मैंने, एस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वाई में है तो वाई में इसका ये इक्वेशन लगा दो। तो वाई में है हाइट, इनिशियल वेलोसिटी वाई में हम देते ही नहीं, हाफ ये काम कर रहा है जी इंटू में टी स्क्वेयर, यहाँ से टी का फॉर्मूला 2 इधर आएगा 2h/g, ये देख लो भी फॉर्मूला ड्राइव कर दिया चंद सेकंडों में, बस वैल्यू पुट कर दो 2, h कितना है 60, g कितना है 10 यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 का रूट। अब देखो 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3, तो 12 कहाँ लगता लाई करता है, देखो इनके बीच से जस्ट ऊपर, तो इनका बीच कौन सा होता है 3 और 4 का, 3.5 उसके जस्ट ऊपर, मतलब 3.4 में आंसर मिलेगा 20 सेकेंड, ठीक है। तो मेरा 3.46 सेकेंड, ओके। तो इसकी वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन की जिसने भी नहीं देखी, क्वेश्चन पक्का आता है, अभी जरूर देख लें एक बार। आगे देखो, हाँ ग्रेविटी का मैं फुल चैप्टर करवा सकी, प्लस PYQ प्लस इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं। मैंने बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करते, देखते कम है, वीडियो को ज़्यादा देखा, क्वेश्चन वाले को कम देखते हो। अरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही ज़्यादा जरूरी है। आज मैंने बीच में इसलिए सेट रखा है, थ्योरी पार्ट चल रहा है वैसे तो अपना भाई टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज चल रहे हैं, फिर PYQ कर रहे हैं, बट मैंने अलग से ही पैटर्न इसलिए रखा, बीच बीच में क्वेश्चन मैक्सिमम लगाओ ताकि पेपर में बैठो तब कोई प्रॉब्लम ना आए भी। देखो कैसे, 2 प्लेनेट हैं जिनका मास m है, सेम मास दे रखा है, अभी 2 है, दोनों का मास सेम है, डेंसिटी उनकी कांस्टेंट है, बट डेंसिटी ऑफ प्लेनेट 2 है वो ट्वाइस हायर है भाई 1 से सेकंड वाले की दुगनी है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, तो रिलेशनशिप बिटवीन बताना भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट की और सेकंड प्लेनेट की, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमें बताना है क्या रिलेशन। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कैसे समझने की बस जरूरत है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा दे रखा है। 94 का क्वेश्चन देखो, 2 ऐसे हैं प्लेनेट हैं, दोनों का मास m दे दिया बराबर, तो ये काम की चीज़ है, मैं बता रही हूँ बार बार, जो दिया गया है ना, गिवन है, वो चीज़ें काम की होती हैं। डेंसिटी दे रखी ना फर्स्ट की, वो 2 टाइम है डेंसिटी ऑफ सेकंड, ये चीज़ भी गिवन है, रख लो। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास सेम है, डेंसिटी अलग है, इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या है, ये भी अलग है, डिफरेंट है, और वॉल्यूम से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, R तक, R भी डिफरेंट है दोनों का। क्यों पहुँचे R तक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है Gmm/R, इस R तक पहुँचना बहुत जरूरी है भाई। जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m बराबर दे रखा है, ये वाला जो ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर पार्टिकल जो भी, तो वो भी सेम है, बस R का फंडा है, रेशियो निकालेंगे, ये R अलग है दोनों का। अगर हम दोनों प्लेनेट के R तक पहुंच जाएं, भी दोनों के R में क्या रिलेशन है, तो बड़े आसानी से हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो पहुंच जाएंगे R तक। मास क्या दे रखा है बराबर, और डेंसिटी के फॉर्मूले से मास का फॉर्मूला क्या बनता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो मास दोनों का बराबर है, मास को लिख सकती हूँ मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फर्स्ट वाले की किसके बराबर हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सेकंड वाले की। अब डेंसिटी का फर्स्ट का रिलेशन दे रखा है, ये 2ρ2 के इक्वल है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r फर्स्ट का तो क्यूब, और डेंसिटी सेकंड की फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गई, r1 की पावर 3 और 2 भी बचा हुआ इधर, किसके इक्वल आ गया, r2 की पावर 3, ठीक है। दोनों साइड 1/3 पावर करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये r1 बच जाएगा, इधर r2 बच जाएगा, 2 की 1/3 पावर हो जाएगी, इधर जाके बच जाएगी 2 की पावर 1, ये रिलेशन आ गया। बस रिलेशन आते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो दोनों का, तो फॉर्मूला क्या होता है Gmm/R
1, ठीक है। उसका रेशियो निकालोगे, इसके नीचे रखोगे, ऊपर जाएगा R2 और माइनस के GMM, ये तो बराबर कट जाएंगे। R2 ऊपर है और नीचे R1 की वैल्यू जो हमने रिलेशन निकाला वो रख दो R2 और नीचे रखोगे तो ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 1/3, कट गया ना। तो U1 इज इक्वल टू आ गया, U2 उधर जाएगा 2 की पावर 1/3 ऑफ U2 प्लस, अब 2 की पावर 1/3 देखो ये होता है इसका एक वैल्यू 0.794 U2, ठीक है। क्वेश्चन चाहूँ तो मैं अभी ये PY क्यों होंगी, अपना PGT का फिजिक्स का पेपर है, इसमें चाहूँ तो इतना शॉर्टकट बता के इसका पढ़ा ऐसे ऐसे कर लेना, ये आंसर ये ऐसे फ़ायदा नहीं भी, क्योंकि इतना कंसेप्ट बताती हूँ मैं साथ साथ, उसके सिमिलर क्वेश्चन भी आ जाएगा ना एग्जाम में भी, सेम टाइप का, उसके साइड का थोड़ा सा भी टॉपिक जो है उसके थोड़ा साइड का पूछ लिया अगले ने तो भी तुम निकाल सकते हो भी। इतना मतलब ब्रीफली मैं करवा रही हूँ चीज़ों को, बस यही इरादा है भाई सेम क्वेश्चन ना आए, थोड़ा सा घुमा के आ जाए तो भी तुम निकाल सको, ठीक है। तो चीज़ों को इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मत सोचना तुम्हारा ही फायदा, जितना सुनोगा जितना समझोगे ना चीज़ों को उतना ही तुम्हारा फायदा है भाई। इसके थोड़ा सा मतलब इस पे अब मैं फॉर्मूले बताऊंगी भाई, थोड़ा सा इसमें अलग घुमा देगा तो भी निकाल सकते हो। अकेला ये नहीं कि मैं इस क्वेश्चन का रूट मीन स्क्वायर निकाल दूँ करंट है और बात बन गई ना, थोड़े से ने इसने क्या कोस साइन दे रखा है, अगले मान लो साइन साइन दे दिया तो कोस दे दिया तो साइन कोस दे या ही ना, मान लो आई की पावर एक्स स्क्वायर दे दिया, इस तरह दे दिया, कुछ भी दे दिया मतलब, ठीक है। तो मेन मतलब होता है कंसेप्ट को समझना सीखना। इसने क्या किया, करंट वेरी कर रहा है, आई की वैल्यू दे रखी है कोस और साइन में, और निकालने के लिए क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर, भाई रूट मीन स्क्वायर निकालो। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट घुमा दिया थोड़ा सा, 94 का है, अपने को आई करंट दे रखा है I1 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस में I2 साइन ऑफ ओमेगा टी। 2-3 फॉर्मूले हैं इस पे, एक तो रूट मीन स्क्वायर का सीधा सीधा फॉर्मूला है जो मेन फॉर्मूला बोलते हैं, जो जड़ होती है जहाँ से निकले हैं सारे, वो क्या होता है, देखो रूट का मतलब रूट है, ठीक है, और मीन का मतलब मीन निकालेंगे तो 0 to टाइम होता है आई का स्क्वायर dt और 1/t लगेगा नीचे वाले का स्क्वायर। देखो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन, इनका मीन ये टी मीन से ही है, और स्क्वायर का मतलब देखो हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ बता देती हूँ। अगर किस में गिवन हो साइन कोस इस तरह का अकेला फंक्शन हो भाई, या तो साइन गिवन हो या कोस गिवन हो, तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो आई गिवन है ना उसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू I0/√2 कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा। अगर अगले ने दे दिया जैसे I = 4t या I = 3t², मतलब इस फॉर्म में दे दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगले ने दे दिया स्क्वायर वेव की फॉर्म में, तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सीधा I0। अगला दे दे कोई ट्रायंगल वेव का रूट मीन, तो I रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है I0/√3। 4 फॉर्मूले में देखो, साइन कोस अलग अलग दे तो सीधा फॉर्मूला ये होता है रूट मीन स्क्वायर का, अगर टी की फॉर्म में दे तो ये वाला लगाओगे मेन फॉर्मूला, बस इंटीग्रेशन ही तो करना है। स्क्वायर में दे तो I0 होता है रूट मीन स्क्वायर I0, ट्रायंगल वेव दे तो I0/√3 ये होता है, ठीक है। अब अगले ने दे दिए दोनों दे दिए, तो हमें मेन फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, इनमें से तो लगेगा ही नहीं, तो स्क्वायर यूज होगा तो इसका स्क्वायर करो I स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2I1 I2 कोस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला इसमें पुट करोगे तो मीन वैल्यू होती है ना कोस स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2 होती है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे नहीं यहाँ रख के, तो एक तो टी आएगा ऊपर टी से, तो टी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू सिर्फ 1/2 बचेगी, तो सीधा ही पुट कर दो रूट मीन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाले वैल्यू रखोगे, यहाँ I1 का स्क्वायर है तो I1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस में आगे कौन है I2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस में इसका होता है 0, तो 2 लोगे एलसीएम तो ऊपर बच गया I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको आंसर अगर
देखें हम तो आंसर ऐसे दे रखा है, स्क्वायर करेंगे i2 स्क्वायर 1/रूट, इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर और नीचे √2, इसमें दे रखा आंसर। वैसे तो आंसर यहीं आ लिया, बस इस फॉर्म में दे रखा, मैंने चेंज कर दिया। दोबारा समझो, अगर साइन कोस फॉर्म कंबाइन दे रखी हो तो हम फॉर्मूले के साथ जाएंगे। फॉर्मूले में स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, बस दोनों पे स्क्वायर लगा दे, पूरे का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मीन वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1/2 होती है, इसके लिए 0 होगी। इंटीग्रेशन चाहो तो तुम करके देख लेना, क्यों मानो, ठीक है। i1 का स्क्वायर बचेगा, बस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, नीचे चल गई, इधर ये बचेगा 1/2, आगे तो बस कुछ नहीं है फिर, ठीक है। तो मैं इसका एक बार आंसर दिखा दूँ, इसका आंसर अभी थर्ड 1/√2 और इसकी 1/2 पावर, इसका भी तो √2 है, बस अगले ने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसको 1/2 दे दिया, इसको स्क्वायर रूट दे दिया, ठीक है। अगला देखो, ए मैग्नेटिक फील्ड बी नोट, बी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, बाहर बी नोट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर अक्सर इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, बस थ्योरी पार्ट में से आता है, डाया, पैरा और फेरो में, ठीक है। इन द इंटीरियर ऑफ द सबस्टांस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल, जो उसके पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, उसका रिलेशन बाहर जो अप्लाई किया उसके साथ पूछ रखा है। दोबारा समझो क्या दे रखा है, देखो 96 का। पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इनके जो डाइपोल्स होते हैं आपस में, तो बी जब बाहर जीरो ना अप्लाई नहीं कर रखा एक्सटर्नल, तो अंदर का भी बी होता है वो जीरो होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाता है, होता नहीं। जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे ना, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू दे दी, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सेट हो जाते हैं, तो अंदर का बी भी कुछ बन जाता है। तो ये पूछ रहा है जो अंदर बना है ना वो इससे ज़्यादा होता है कम होता है, तो ये अंदर वाला इनसाइड ले लो जी, कम होता है भाई बाहर वाले से हमेशा, और बट डायरेक्शन सेम होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल की डायरेक्शन सेम होती है, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो कौन सा, इसके लिए मैं नेक्स्ट एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, वो जरूर देख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता ही आता है इनकी। तो इसका आंसर आएगा भाई लेस देन बी नोट, बाहर वाले से कम होता है अंदर, बट इन द सेम डायरेक्शन, बट क्या होती है इनकी डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, पीक टू पीक वैल्यू दे रखी है, दो चीज़ें यहाँ पर भी, पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, किसका, फॉर्मूले का। ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू 8 वोल्ट है, मिनिमम है 2 वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसके चांस पता है क्या, इस क्वेश्चन के चांस आने की कम है। कहाँ से, ये 12th क्लास की जो लास्ट है ना 10 यूनिट कम्युनिकेशन वाली, जो कि अभी हरियाणा बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, तो इस पे क्वेश्चन आते नहीं हैं थोड़े से, ठीक है, फिर भी आया हुआ कर लेते हैं। देखो पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2AC1 प्लस माइनस एम, प्लस लेंगे मैक्सिमम के लिए, माइनस लेंगे मिनिमम के लिए, ये फॉर्मूला होता है। ये इसका मीनिंग होता है पीक टू पीक। अगर पीक टू पीक ना हो, सिर्फ पीक होते तो 2 फैक्टर गायब हो जाता है, और ये वाला क्या होता है जो पूछा गया है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी बस रख दो। पीक टू पीक मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2AC1 प्लस एम लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 8 वोल्ट। अच्छा, पीक टू पीक मिनिमम के लिए 2AC1 माइनस एम लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 2 वोल्ट। अब इनकी वैल्यू रख दी 2 से 2, अब इनको इक्वेट कर लो चाहे, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, ऊपर से देखो AC1 प्लस एम की वैल्यू 2 इधर जाएगा तो ये आगे 4 वोल्ट, और AC1 माइनस एम की वैल्यू इधर जाएगा तो ये आगे 1 वोल्ट। इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो देखो AC 2AC हो जाएगा, और ACM और माइनस ACM कट जाएगा, इधर जुड़ के 5 वोल्ट हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई, इसको 5/2, इसको करोगे 2.5 वोल्ट। क्या है, AC अनमॉड्यूलेटेड कैरीज, ये वाला, तो 2.5 इसका आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस मैंने बताया ना वो 2 का फैक्टर थोड़ा सा हटा देना, अगर पीक टू पीक ना हो, ओनली पीक वैल्यू पे आ जाए तो, ठीक है। अगला देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 98 का। तो देखो 2 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, तो डाइपोल दे रखे हैं। डाइपोल क्या होता है, दोनों साइड्स की सिरों पे अपोजिट चार्ज, एक प्लस का एक माइनस का, और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो। तो 2 डाइपोल आपस में r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, ठीक है, और फोर्स पूछा है भी, दोनों आपस में इंट्रैक्शन करेंगे तो फोर्स है वो r की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। तो देखो कैसे, 98 का, कोई एक डाइपोल है, चल डाइपोल छोड़ो, पहले कोई चार्ज ले लो, एक
पॉइंट चार्ज, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के साथ स्क्वायर पे डिपेंड करता है और वी जो है वो आर पे डिपेंड करता है। फिर हमने एक डाइपोल ले लिया जिसके साथ अपोजिट चार्ज होते हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर 3 पे डिपेंड करता है और वी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब एक डाइपोल ना होके दो डाइपोल हैं, आपस में इंट्रैक्शन करेंगे और आर डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो ई की पावर पूछी है आर पे कितने पे डिपेंडेंसी होगी। तो देखो इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है पी डाइपोल डी ई बाई डी आर, मतलब ई का जो है ये वाला, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर के विद रिस्पेक्ट। देखो 3 पावर पहले से 1 बाई आर की पावर 3, तो आर की पावर -3 होगी, डिफ्रेंशिएशन में एक पावर घटती है तो ये बनेगा आर की पावर -4, नीचे जाके बनेगा आर की पावर 4। तो ये फॉर्मूला यूज करना भी। तो इसका जो आंसर रहेगा सी आंसर, अफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 4। ठीक है, अगला देखो आसान सा क्वेश्चन है अभी। एक वेव फ्रंट है, लाइट बीम इज गिवन बाय इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और एंगल पूछा है डायरेक्शन ऑफ लाइट का वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा। तो देखो कैसे, जो अपने को वो दे रखी है वेव फ्रंट की जो इक्वेशन है x + 2y + 3z = c, और y एक्सिस के साथ एंगल पूछा है, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a डॉट b लेंगे हम, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा होता है, तो यहाँ से cos थीटा बनता है a डॉट b और ये नीचे चले जाएंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो ऊपर होता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट सभी को पता होगा i और i सेम डॉट प्रोडक्ट 1 होते हैं और ये डिफरेंट हो गए ना तो 0 हो जाता है। किसके साथ कुछ एंगल y के, तो सीधी सी बात है y वाला ही काम का है 2y कैप, और y कैप के साथ लेना है इसका ये बड़ा y में, तो y और इसका 2y ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड, तो ये कितना बन गया y का 1 हो जाएगा, 2/1 + 4 + 9, 2 कितना बन गया 10 14 √14, ये आ गया भाई। ये तो कोस थीटा की वैल्यू आई, तो थीटा की कितनी हो जाएगी, कोस इनवर्स ऑफ 2/√14, सीधा बस आंसर आ गया। देखो कैसे, ये वाला आंसर। अगर देखो इसने y एक्सिस में पूछा, जेड में पूछता तो सिर्फ जेड वाला आ जाता, 3 डिवाइडेड बाई, देखो ये दे रखा पर इसने साइन दे दिया, साइन नहीं आता, 3 डिवाइडेड बाई √14। अगर x में पूछता तो 1/√14 आ जाता कोस के साथ। ठीक है, तो इस तरह से x में और z में पूछ सकता है। अगला देखो, ए लाइट वेव है भाई, वेवलेंथ पास है स्लिट से, कोई वेवलेंथ है स्लिट से निकल के और जिसकी विड्थ, स्लिट की विड्थ दे रखी 0.1 सेंटीमीटर, और डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रही स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन कितनी दूरी पे है, ऐसे है जैसे ये स्लिट है, इसका डिस्टेंस दे रखा 0.1 सेंटीमीटर, और इधर स्क्रीन है जिसपे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा, तो वो डिस्टेंस दे रखी 1.8 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है इतने वेवलेंथ की लाइट वेव निकली और इमर्ज वाटर के अंदर इमर्ज कर रखा है अभी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बतानी है वाटर के अंदर। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जो स्क्रीन की और स्लिट की डिस्टेंस होती है वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लिट की डिस्टेंस को स्मॉल डी से, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अभी सीधा ही, हमसे क्या पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ का, 2λd/d, ये वाला। चलो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बता देती हूँ। देखो एक तो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर क्या बनते हैं, फ्रिंजेज बनते हैं, जो फ्रिंज की विड्थ बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या फॉर्मूला होता है λd/d, और इसका पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ, तो 2d λ/d। कंपैरिजन देखो दोनों में, ये भी बहुत बार आ जाता है, फ्रिंज विड्थ निकालो यंग डबल स्लिट एक्सर में λd/d। अब बात किसी की हो रही है डिफ्रैक्शन की, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो 2λd/d, ये फॉर्मूला। पर इसने किस में पूछा, विड्थ निकालो वाटर में, तो एयर में जो निकलेगी ना नॉर्मल ये वाली, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, बस आगे बस। ठीक है, तो मेन तो ये फॉर्मूला ही लगाना है, बाद में तो न्यू से हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, फॉर्मूला क्या है, 2 रख दिया, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8, और लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है 6500 अंगस्टन में है, तो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, और सेंटीमीटर में है तो 10⁻²। ठीक है, अच्छा पेज नीचे हो गया था थोड़ा सा, कोई ना दोबारा बता देती है, ऊपर ज़्यादा कर लोगे। देखो 2λd डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, सेंटीमीटर में तो मीटर में बदल दिया। अब क्या करेंगे, 2 को अलग ले लो, 65 को अलग ले लो, इनको अलग ले लो, और कोई तो नहीं बच गया ऊपर
हाँ ये हो रहा है 1.8 को अलग ले लो, 10 की पावर अलग कर लो, 2 तो ये रही प्लस की, माइनस का 10 है, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब देखो ये डेसिमल से कट गया, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो तो इनकी मल्टीप्लाई आती है भी 2 3 4 0 और 10 की पावर देखो 2 2 4 6 में -6 बच गई, 10 में जाएंगी। तो अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 2.3 करोगे तो ये कितने बच गई 10 की पावर -3, ठीक है। बस आ गया विड्थ का आंसर। बट हमें तो वाटर में निकालनी, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कौन से केस से, वाटर का। कितना दे रखा है, दे भी रखा है, वैसे याद भी होना चाहिए 4/3, तो 4 नीचे है 3 ऊपर चला जाएगा और आगे कौन बचा 10 की पावर -3। अब जस्ट इनको काट दो भाई, काट के बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच होता है भाई, 10 टू द पावर 3 है तो मिली में कन्वर्ट कर देंगे, ये आंसर आ गया मिलीमीटर विड्थ आ गई, किसमें, वाटर वाले में, ठीक है। जस्ट हमने फॉर्मूला पुट किया, वाटर के लिए पूछी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सिर्फ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पूरी काट के देखना खुद भी, ताकि हैबिट भी बने, और ये वाला राउंड ऑफ में कैसे क्या हैबिट बनाओगे ना, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे थोड़ी कैलकुलेशन की भी, तो हैबिट बनेगी, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखो अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी दे रखी है I0, फिर उसके दो पोलराइड लगा रखे हैं यहाँ पे जो थीटा एंगल पे हैं, और जो दोनों से निकलेगी लाइट वो I0/4 इंटेंसिटी होकर निकलेगी। तो इसके पीछे बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, कि जो कोई अनपोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो वो किसी पोलराइड पे डालोगे ना तो यहाँ से निकलेगी हमेशा हाफ हो जाती है, और उसके बाद किसी पे डलती है तो वहाँ पे एक लो काम करता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये बड़ा चलता है, फिर कितनों में से भी निकाल लेना। इसने बस 2 यूज़ किए हैं, तो फर्स्ट से तो निकली तो हाफ होगी, इससे निकलेगी तो ये फॉर्मूला लगा दो, और इससे निकलेगी ना इमर्ज हो जाएगी, उसकी इसने इंटेंसिटी दी है भाई I0/4 निकल के आएगी, लगाओ फॉर्मूला इस पर भाई, इससे तो निकली ये वाली और इससे निकलेगी कितनी निकलेगी इस पे गिरी कितनी, ये वाली I0/2 और cos स्क्वायर थीटा, ये दे कितनी रखी है I0/4, ये तो I0/4 होनी चाहिए, अगली दे रखी I0 से I0 कट गया, इससे कट गया 2, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1/√2, या ठीक आंसर। दोबारा समझो, चाहे 4 हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू वाली से निकलेगी तो हाफ हो जाती है इंटेंसिटी, बाद में ये लो लगाते जाना भाई, कितनी गिरी cos स्क्वायर थीटा, भाई दोनों के बीच में एंगल कितना, फिर अगले पे कितनी गिरी cos स्क्वायर थीटा, थीटा होता है 2 के बीच का एंगल, ठीक है। इसने बस 2 पे ही गिराई, और गिराई हुई है ना, लास्ट वाली इमरजेंट है वो भी वैल्यू दे दी तो बराबर रख देंगे, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, cos स्क्वायर थीटा 1/√2, ये वाला, ठीक है। अगला देखो, ए रोड ऑफ लेंथ L रोटेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये भी, ए रोड है जिसकी लेंथ L है, तो यूनिफॉर्मली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब बीच में से, रोड के बीच में से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B जो कि पैरेलल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नॉट ओनली पोटेंशियल डिफरेंस बताना टू रोड ऑफ लेंथ उनके बीच में भी। कैसे, देखो समझो, एक ये रोड है ये वाली जिसकी लेंथ L है, बाइसेक्टर बोले ना इसने, बीच में से ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा ऐसे, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में लगा रखा है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, बिल्कुल देखते ही भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मान लो ये ए पॉइंट है ये बी है, तो ए बी = फॉर्मूला होता है VA - VB। अब दोनों सिरों पे सेम है सब कुछ, वैसे ही रोटेशन हो रहा है तो बराबर होगा तो 0 आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0। अब हम कैसे मान लें, हम क्यों मान लें 0 आएगा, तो करके देखेंगे हम 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले क्या निकालेंगे हम, पोटेंशियल एक सिरे का निकाल लो यहाँ से यहाँ का, क्योंकि ये सर्कल कौन सा बना रही है, L/2 का सर्कल बना रही है ना भाई, L तो पूरी लेंथ है और ये रोड ऐसे घूम रही है ऐसे, तो L/2 का रेडियस का सर्कल बना है, ठीक है। तो इसने पूछा पोटेंशियल जिसका फॉर्मूला होता है E = dφ/dt, और फाई होता है BA और नीचे टाइम है, BA फॉर एरिया, सर्कल बनाएगी पाई R L/2 का स्क्वायर इनटू में एरिया, ठीक है। तो ये बन गया B और पाई L²/4t, तो 2π/t ओमेगा होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो b बच गया ऊपर L² और 2π/t बच गया ओमेगा, और मल्टीप्लाई किया तो 8, ये आ गया भाई एक सिरे का, और दूसरे सिरे का बराबर ही आएगा। अगर ये मैं कह रही हूँ ये तो बराबर आएगा 0, तो हमने निकाल दिया। अगर ये बोलता ना भाई पोटेंशियल निकालो कितना है, तो ये आंसर आता है
एक क्वेश्चन और बनता है ऐसे ही, मान लो रोड ऐसे थी और ऐसे लटकी हुई है भी L लेंथ की, और ये अब यहाँ से अटैच है और ये घूम रही, तो पूरा सर्कल बनाएगी कितनी रेडियस का, L रेडियस का। तो पोटेंशियल निकालो कितना आएगा, ठीक है, पोटेंशियल निकालो कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना आएगा जितना पोटेंशियल हो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है d∅/dt, फाई होता है bA, नीचे टाइम t, तो इज इक्वल टू बी, एरिया कितना बनाया पाई, आर कितना आपकी बार L² डिवाइडेड बाई टी। तो ये बन गया b, 2π/t, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ऊपर तो ओमेगा बच गया, नीचे 2 बच गया, L²। ये आ गया आंसर। बहुत बार आता है ये भी एग्जाम, 1/2 b ओमेगा L²। ठीक है, तो इस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक जो मोशनल ईएमएफ होती है ना, उसके अंदर भी पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला था, BLV, ये करके ध्यान हो तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, अगली वीडियो में ले लेंगे, फिर इसके कंप्लीट ही सोल्व कर देंगे। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन से में फिट नहीं बैठ रहा, वॉलेट कर रहा है, ये पूछा, और 5 ऑप्शन दे रखे हैं भी। देखो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ करवा देती हूँ मैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो इसमें कुछ कंडीशंस दे रखे हैं 5, हम अलग अलग फिट करके देखें कौन सी सेटिस्फाई हो रही, कौन सी नहीं हो रही। तो du की वैल्यू दे रखी, तो du में आंसर निकाल लो, ये इधर जाएगा, तो q माइनस w, इसमें फिट करके देख लेंगे। तो फर्स्ट वाली ले लो, मैं दिखा देती हूँ, w ग्रेटर देन 0, फर्स्ट वाले में दे रखा है ग्रेटर देन 0 है, q इज लेस देन 0 और du इज 0। पुट करो, du 0 तो 0 पुट करो, 0 पुट करते ही q माइनस w है, तो q माइनस q क्या होता है, पहले मैं चलो इसको समझा देती हूँ भाई। जितनी सिस्टम को हीट दोगे वो किस में चेंज होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, प्लस में वर्क डन भी, जितना वर्क डन हुआ उतना तो वर्क होगा, बची हुई एनर्जी सिस्टम की क्या कर देती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। तो हीट प्रोवाइड करते हैं ना, वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन इसने दी है, ये करे du 0, तो du 0 रख दिया हमने, तो 0 ये रखते ये क्या हो जाएंगे बराबर, ये होने चाहिए बराबर, जबकि एक इसने ग्रेटर देन दी, एक लेस, वॉलेट नहीं, मतलब गलत है ये। सेकंड देखो, सेकंड एक लेस देन दे रखी, w इज ग्रेटर देन 0, q इज लेस देन 0 और du इज ग्रेटर देन 0। देखो, du ग्रेटर देन 0 तो इसमें पुट कर दो, तो ये ग्रेटर देन 0, तो q माइनस w का डिफरेंस भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब q इज ग्रेटर देन w है। देखो, q बड़ा है w से, तो w ग्रेटर देन 0 है, ये छोटा है, गलत होगी भाई, ये तो बड़ा कौन आना चाहिए q, और q इसमें बता रहा है कि तो 0 से कम आ रही है, 0 से बड़ा है, तो बड़ा ये हुआ, तो ये भी गलत है। ठीक है, थर्ड देखो, w इज ग्रेटर देन 0, q इज लेस देन 0 और du इज लेस देन 0, ये दे रखा है, du इज लेस देन 0 है, इसमें पुट करो, तो q माइनस w इज लेस देन 0 आएगी, इसका मतलब q इज लेस देन w, मतलब w बड़ा हुआ, वर्क डन बड़ा हुआ, तो वर्क बड़ा है, q छोटा है, ये सही है, ये सेटिस्फाई हो रही। फोर्थ देखो, वर्क डन इज लेस देन 0, q इज ग्रेटर देन 0, del u इज लेस देन 0, del u इज लेस देन 0, उसमें पुट करो, तो q माइनस w इज लेस देन 0, मतलब q से फिर w बड़ा आ गया भाई। तो देखो, w 0 से छोटा है, q 0 से बड़ा है, मतलब ये तो 0 से छोटा है, ये बड़ा आना चाहिए, ये भी गलत है। फिफ्थ देखो, w इज ग्रेटर देन 0, q हीट इज ग्रेटर देन 0, du इज लेस देन 0, du इज लेस देन 0 दैट मीन्स q माइनस w इज लेस देन 0, फिर से w क्या आ गया अपना बड़ा, तो ये कह रहा है देखो, w भी 0 से बड़ा, q भी 0 से बड़ा है। अब ये सेटिस्फाई कर सकती है भाई, q बड़ा होना चाहिए, मतलब w बड़ा होना चाहिए q से। तो मान लो ये देखो, जैसे 5 जूल ले लें हम और ये 2 जूल ले लें, ठीक है, पुट करो अपनी इक्वेशन, du इज इक्वल टू क्या होता है, q माइनस w, तो q की वैल्यू कितनी ली मैंने 2 और माइनस की इसकी 5 ली, कितनी आ गई -3, तो du की वैल्यू नेगेटिव आई ना, नेगेटिव, और ये देखो नेगेटिव ही दे रखी है d, मतलब ये सेटिस्फाई कर दी। कौन कौन गलत हुई, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो इसका आंसर आएगा ये बड़ा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ये एस्टेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैंने आंसर भी मैच कर दी भी इसकी, यही आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, जितने क्वेश्चंस लगाओगे बीच में, इसलिए मैं बार बार सीरीज रख रही हूँ चैप्टरों के बीच में, ताकि क्वेश्चंस की हैबिट बनी रहे भी, क्योंकि हैबिट नहीं बनेगी तब तक एग्जाम में सोल्व नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर देना, और चैप्टर वगैरह कुछ टॉपिक स्पेशल कौन सा पहले लेके आए तो थोड़ा सा डाल दिया करो, मुझे भी आइडिया हो जाए। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस रखें। ओके।